हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल मौर्य है। आज से आपको जीव विज्ञान यहाँ पे आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा वीडियो। आज हम स्टडी क्योर ऑनलाइन पोर्टल पर आपको जीव विज्ञान स्टार्ट करेंगे पढ़ाना। ठीक है, तो हम जीव विज्ञान में क्लास 12 का सिलेबस आज से स्टार्ट करने वाले हैं और उसको बताने से पहले सबसे पहले हम नंबरिंग बता देते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास 12 में जो समरियां दी जाती हैं नंबरिंग का, वो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारी यूनिट होती हैं टोटल 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो यूनिट हमारा है जनन, और जनन चैप्टर से जो नंबरिंग यहाँ पे है वह 14 मार्क्स का आता है, 14 मार्क का आता है। तो जनन के अंतर्गत हमें ढेर सारी चीज़ें पढ़ने होते हैं। जनन के अंतर्गत हमें एनिमल्स में एंड प्लांट्स में जनन दोनों को पढ़ने पड़ते हैं। और उसके बाद हम जो दूसरा यूनिट है हमारा वो आनुवंशिकी और विकास से रिलेटेड होता है, जो कि हमें आनुवंशिक से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं और विकास से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं। आनुवंशिकी में जैसे हमें कई साइंटिस्टों के, जैसे आपके एग्जाम्पल के रूप में ग्रेगर जॉन मेंडल, टी.एच. मॉर्गन और उसके साथ साथ कार्ल कोरेंस, एरिक वन शेरमैक जैसे और अन्य साइंटिस्टों के द्वारा दिए गए व्यू को हमें पढ़ने होते हैं। और विकास में कई सारे थ्योरियाँ आती हैं, जैसे लेमार्क थ्योरी, डार्विन थ्योरी और ह्यूगो ट्रेविस की थ्योरियाँ जो है हम लोग को विकास के अंतर्गत पढ़ने पड़ते हैं। तो ये आनुवंशिकी और विकास से रिलेटेड जो नंबरिंग होती है वह 18 मार्क का होता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बायोलॉजी जब पढ़ना क्लास 12 का स्टार्ट करते हैं तो वो लोग ये गलती करते हैं कि जो अपना ये समरियाँ जो होती हैं, नंबरिंग होती हैं, उसको न देखते हुए वो लोग क्या करते हैं एग्जाम के टाइम बस इसी 2 चैप्टर को पढ़ के जो है चले जाते हैं और ये सब चीज़ों को ध्यान नहीं देते। तो ये ध्यान दीजिएगा, जीव विज्ञान पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर पूछे जा रहे हैं, वो आपको ध्यान देना है। तो इसीलिए सब यूनिट को पढ़ना जो है नेसेसरी होता है, तभी आप जो है टोटल 70 नंबर गेन कर पाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो जो हमारा तीसरा यूनिट है वह जीव विज्ञान और मानव कल्याण। तो हमें इसमें जो है मानव कल्याण के अंतर्गत जितने प्रकार के रोग होते हैं, जितने प्रकार के माइक्रोब्स होते हैं, उससे जो होने वाले डिजीजेज होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ने होते हैं। उस पर हम जो है ट्रीटमेंट और रोकथाम कैसे करते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं, इस सब में हमको जो है पढ़ने पड़ते हैं। और ये जो हमारा मार्क होता है वो 14 मार्क का होता है। फिर उसके बाद जो चौथा यूनिट होता है वो होता है बायोटेक्नोलॉजी एवं उसके एप्लीकेशन के, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। तो जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हमें उस चीज़ों को पढ़ना पड़ता है कि जिसमें बहुत सारे टर्म आते हैं, जैसे बीटी क्रॉप्स हो गया, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया और बहुत सारे टर्म जो इसमें देखने को मिलते हैं। और जो 5वां यूनिट है हमारा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, तो इसमें सीधा सीधा हमें नाम से क्लियर है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। तो प्लांट से रिलेटेड जितने भी टर्म होते हैं इसमें हमें स्टडी करने पड़ते हैं। जैसे पारिस्थितिकी का मतलब होता है इकोलॉजी और पर्यावरण का मतलब होता है इन्वायरमेंट। तो इससे रिलेटेड हमें ढेर सारे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर, बहुत सारे टर्म होते हैं, फूड चैन, फूड वैम। तो इस सब में हम पढ़ते हैं। इसकी जो समरी होती है, जिसकी जो नंबरिंग होती है वह 14 मार्क की होती है। तो ये इतने जो नंबरिंग हमारा दिया गया है, यूनिट वाइज डिवाइड किया गया, अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर पढ़ाई करते हैं तो हम 70 नंबर गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो है आपको बताएंगे कुछ बेसिक चीज़ें, जीव विज्ञान की कुछ बेसिक चीज़ें जो आपके लिए उपयोगी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दे रहे हैं। तो टोटल ये ध्यान दीजिएगा, टोटल जो है आपका जो है टोटल मार्क यहाँ पे 70 हो गया और 30 मार्क आपका जो है 30 मार्क हो जाएगा आपका प्रैक्टिकल का और 70 मार्क आपका हो जाएगा थ्योरी का। तो ध्यान दीजिए, थ्योरी को आपको बढ़िया से पढ़ना है और ये प्रैक्टिकल मार्क तो आप आसानी से 30 मार्क पा सकते हैं।
ठीक है। तो हम कुछ बेसिक चीज़ें आपको बायोलॉजी में बताते हैं कि जीव विज्ञान की खोज कब हुई थी, किसने किया था, ये टर्म किसने दिया था, कुछ बेसिक चीज़ें आपको हम पहले बताते हैं। उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं जनन। जनन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि जीव विज्ञान जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में बायोलॉजी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जीव विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना होता है। पहले हम आपको ये बताते हैं। तो जनरली हम ये जानते हैं कि जीव विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला होता है आपका क्या, बायोज, और दूसरा होता है क्या, लोगोज। ठीक। तो बायोज का मीन्स होता है यहाँ पे लाइफ होता है, ठीक है, और लोगोज का मतलब यहाँ पे स्टडी होता है। दैट इज यहाँ हम कह सकते हैं क्या, लाइफ मतलब हो गया क्या, जीवन, या हम कह सकते हैं जीवों का अध्ययन। जीवों का अध्ययन, इसका मतलब ये हुआ कि हम बायोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो जीव विज्ञान के जो टर्म है वो कई साइंटिस्ट आए, अपना अलग अलग व्यू दिए। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था जो है लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। उन्होंने तो जीव विज्ञान का टर्म दिया। फिर उसके बाद जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था जो है अरस्तु जो है जीव विज्ञान के बहुत सारे टर्म में बहुत सारे एनिमल के बारे में 500 से 600 एनिमल के बारे में उन्होंने बताया। और उन्होंने जब 500-600 एनिमल के बारे में बता दिया तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक उनके एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्ट्रक्चर को बताने के बाद उनके जो है अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया, कई सारे लक्षण को बताया, और इसीलिए उनको कहा जाना लगा क्या, फादर ऑफ जो है बायोलॉजी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जीव विज्ञान के जो जनक हैं वह अरस्तु को कहा जाता है। अभी तक तो हमने ये जान लिया कि जीव विज्ञान की जो जनक है अरस्तु कहा जा रहा है। तो वैसे जो हमारा बायोलॉजी है, बायोलॉजी की 2 ब्रांचेज होती है। ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, जो बायोलॉजी टर्म है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लाइफ और स्टडी। तो बायोज का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब स्टडी। इसका मतलब ये हुआ कि जीवों का अध्ययन। ठीक। फिर उसके बाद जीव विज्ञान को सबसे पहले टर्म देने वाले थे लेमार्क और ट्रेविरेनस ने, और जो दूसरे थे वो अरस्तु थे। अरस्तु ने कई सारे एक्सपेरिमेंट एनिमल पे उन्होंने किया, ये अपने पुस्तक में किए। ठीक है। 500 से 600 जंतुओं के बारे में उन्होंने बताया, और जब उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट कई सारे जंतुओं को बता दिया तो उन्हें उसी दिन से जो है जाने लगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी कहे जाते थे। तो इसीलिए जो है जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। तो हम अब आपको बताते हैं कि जो बायोलॉजी के ब्रांचेज होते हैं वो कितने होते हैं। तो सबसे पहले जो बायोलॉजी है आपका, बायोलॉजी की 2 ब्रांचेज हैं। पहला आपका होता है जूलॉजी और दूसरा होता है आपका बॉटनी। ठीक है। तो ये भी जो है आपका 2 टर्मों से मिलकर बना हुआ है, जू हो गया और दूसरा हो गया लोगोस हो गया। और इसमें जो है ये बॉटनी जो है बास्कियान शब्द से मिलकर बना होता है। ठीक। इस जू का मतलब यहाँ पे हो जाएगा एनिमल, और लोगोस में से अभी मैंने बताया आपको स्टडी, और यहाँ पे बास्कियान शब्द का मतलब हो जाएगा मीन्स होता है ग्रेजिंग। तो जूलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जू प्लस लोगोस। जू मीन्स हो गया एनिमल और लोगोस मतलब स्टडी। इसका मतलब ये हुआ जहाँ पे हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और ये बॉटनी जो है, बॉटनी शब्द जो है बास्कियन शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ग्रेजिंग। दैट इज हम कर सकते हैं चरना जिसे बोलते हैं। तो हम ये ध्यान देंगे तो बॉटनी और जूलॉजी दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो जूलॉजी है, जूलॉजी में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं और बॉटनी में हम प्लांट का जो है स्टडी करते हैं।
तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे जो है प्लांट स्टडी और जैसा कि जूलॉजी में बताया एनिमल स्टडी, दोनों में ये डिफरेंस हो गया। और अगर हम इसके फादर की बात करें तो इसके जो फादर हैं, जूलॉजी के जो फादर हैं वो अरस्तु ही हैं, ठीक। और जो इसके फादर हैं वह जो है थियोफ्रेस्टस हैं। दोनों में ये डिफरेंशिएट हुआ कि जो जूलॉजी के फादर हैं वह अरस्तु हुए और बॉटनी के जो फादर हैं वह थियोफ्रेस्टस हुए, ठीक। तो ये दोनों में जो अंतर हो गया, ठीक। अब हम कुछ और बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले हम आपको ये डिफरेंशिएट कर देते हैं कि जो प्लांट होते हैं और एनिमल में क्या डिफरेंशिएट होता है। कुछ बेसिक चीज़ें आपको इसको बता देते हैं। तो जनरली हम ये जानते हैं कि जो प्लांट, सबसे पहला पॉइंट हम ये बताते हैं आपको, जो प्लांट और एनिमल में तो डिफरेंशिएट क्या होता है, अंतर क्या होता है ना। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि जो सेलवाल होता है, सेलवाल जिसे हम बोलते हैं क्या, कोशिका भित्ति, हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो जो कोशिका भित्ति होती है वो प्लांट में पाया जाता है, जबकि एनिमल में क्या होता है, सेलवाल नहीं पाया जाता है। सेलवाल यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब कहेंगे कि सेलवाल होता है क्या है। तो जो प्लांट की आउटर कवरिंग होती है, जो प्लांट की जो है बाहरी संरचना होती है वो कोशिका भित्ति होती है, और वह कोशिका, जो प्लांट की आउटर कवरिंग होती है वो कोशिका भित्ति की बनी होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो सेलवाल है वो ओनली प्लांट में पाया जाएगा। अगर हम एनिमल के केस में बात करें तो हम लोग की जो आउटर कवरिंग होती है वह डर्मिस होती है, त्वचा बोलते हैं जिसे। तो ये ध्यान दीजिएगा। और चलिए, सेलवाल तो हमने आपको बता दिया। तो इसमें जैसे कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे मान लीजिए कवक हो गया और कोई मान लीजिए शैवाल हो गया, तो उनकी जो कोशिका भित्ति होती है अलग अलग जो है कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। अगर हम बात करें शैवाल की बात करें तो शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। अब आपका ये क्वेश्चन उठेगा कि सेलुलोज होता है क्या है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार होता है, कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार होता है और उस प्रकार का नाम है पॉलीसेकेराइड। इस पॉलीसेकेराइड के मीन्स ये हुआ, यहाँ पे ये पॉली मीन्स हो जाएगा आपका अनेक, पॉली मीन्स हो जाएगा आपका अनेक, और सेकेराइड मतलब यहाँ पे हो जाएगा क्या, शर्करा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सेलुलोज है ये ढेर सारे मतलब अनेक शर्कराओं का मिश्रित रूप होता है सेलुलोज। एक तरह से हम कर सकते हैं जो शर्करा होता है, ठीक है, शर्करा या शर्करा में जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आप ग्लूकोज ले लीजिए C6H12O6। तो ये आपने जो लिया है शर्करा, शुगर लिया है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कई सारे 100 मॉलिक्यूल्स या 1000 मॉलिक्यूल्स जब आपस में जुड़ जाते हैं तो एक पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं। तो इसी पॉलीसेकेराइड में ये क्या है आपका, सेलुलोज। फिर जो देखिए, ये तो हमने आपको बता दिया सेलुलोज के बारे में, सेलुलोज क्या होता है, ठीक। अब हम आपको कवक के बारे में डिस्कस करते हैं कि कवक क्या होता है, ठीक है। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, ठीक। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, सेलुलोज एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं कि शर्करा के 100 मॉलिक्यूल्स या 1000 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब चलिए हम आपको बताते हैं कवक। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। अब आप कहेंगे काइटिन क्या होता है, तो काइटिन भी एक प्रकार का क्या होता है, पॉलीसेकेराइड है। अभी हमने आपको जस्ट बताया कि पॉलीसेकेराइड में क्या होता है कि जब शर्करा के 100 मॉलिक्यूल्स या 1000 मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, तो एक नए स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। उस स्ट्रक्चर का यहाँ पे नाम क्या है, काइटिन। तो ढेर सारे अभी एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड में। तो अभी जो यहाँ पे सेलवाल की डिस्कशन आ गया तो हम आपको बता दिए कि जो कवक की कोशिका भित्ति होगी काइटिन की बनी होगी, और जो शैवाल की कोशिका भित्ति होगी वो बनी होगी किसकी, सेलुलोज की।
तो ऐसे ढेर सारे, जैसे इसमें कोशिका भी आएगा भी, तो कोशिका में भी आप बताएंगे, जैसे मान लीजिए प्रोकैरियोटिक कोशिका आ गया, प्रोकैरियोटिक कोशिका आ गया, तो ये सब चीजें आपको बताया जाएगा धीरे धीरे। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो सेल वॉल होती है वो अलग प्रकार की प्रोटीन की बनी होती है। उस प्रोटीन का नाम है पेप्टाइडोग्लाइकान प्रोटीन, पेप्टाइडोग्लाइकान प्रोटीन। तो ढेर सारे अभी आपको सेल वॉल पढ़ने हैं, ढेर सारे जो है एनिमल या शैवाल या कई सारे सूक्ष्म जीव में मिलेंगे कि उनकी कोशिका भित्ति इनका इन प्रोटीन का बना होता है, इन कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। ढेर सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो प्लांट एनिमल में जो डिफ्रेंशिएशन हुआ कि सेल वॉल प्लांट में पाया जाता है जबकि एनिमल में नहीं पाए जाते हैं। चलिए, ये तो पहला डिफरेंस हुआ। अब हम दूसरे डिफरेंस की बात करते हैं। दूसरा डिफरेंस आपका ये हो गया कि यहाँ पे क्लोरोफिल का आप लोग नाम सुने होंगे। क्लोरोफिल तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्लांट होता है, प्लांट में आप जानते हैं प्लांट में लीव्स होते हैं और लीव्स में ही क्लोरोफिल आपके प्रेजेंट होते हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि क्लोरोफिल प्लांट में पाया जाता है जबकि क्लोरोफिल एनिमल में नहीं पाया जाता। और आप ये जानते हैं क्लोरोफिल क्या है, एक प्रकार का पिगमेंट भी है। क्लोरोफिल जो है इसमें नहीं पाया जाएगा, एब्सेंट रहेगा। सीधा सीधा यहाँ पे आपको ये लिखना है दूसरा डिफरेंशिएट। तो आप ये जानते हैं क्लोरोफिल एक प्रकार का पिगमेंट है और ये पिगमेंट क्या करता है, किसी भी लीफ का जो है कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक तरह से पत्तियों का जो है ये रंग प्रोवाइड करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग जो है हरा दिखाई देता है। तो एक प्रकार का एक पिगमेंट है, आप पिगमेंट भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि ये जो है लवक के टाइप्स, हरित लवक में ये क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण पत्तियों का जो है हरा रंग होता है। चलिए, ये तो आपने दूसरा बता दिया। तीसरा की हम बात करते हैं, थर्ड पॉइंट ये बात करते हैं कि थर्ड पॉइंट में डिफरेंशिएट क्या होता है। तो आपने पहला पॉइंट ये बता दिया कि सेल वॉल प्लांट में पाया जा रहा है, एनिमल में नहीं पाया जा रहा है। और दूसरा आपने ये बताया कि जो है क्लोरोफिल जो है पाया जा रहा है इसमें प्लांट में और जबकि एनिमल में नहीं पाया जा रहा है। चलिए, तीसरा पॉइंट हम आपको ये बताते हैं कि इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण जानने से पहले इसमें कुछ टर्म होते हैं, देख लेते हैं। जैसे न्यूट्रिशन जो होता है प्लांट में दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषी और एक होता है आपका परपोषी। तो जो प्लांट होते हैं वो स्वपोषी होते हैं और जो एनिमल होते हैं वो परपोषी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्वपोषी तभी होगा जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप क्लोरोफिल होगा, लाइट होगी और वाटर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तभी स्वपोषी होंगे। क्योंकि कोई भी प्लांट हो गया उसको फूड के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, भोजन के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है। तो स्वपोषी का मतलब ये हुआ कि ऐसे पौधे जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, और परपोषी का मतलब ये हुआ कि जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। जैसे स्वपोषी में क्या होगा, कोई भी प्लांट का एग्जांपल ले लीजिए। तो स्वपोषी की प्रक्रिया में क्या होता है, स्वपोषी जो जनरेट करता है वो प्रकाश संश्लेषण। आप लोगों ने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा होगा। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अर्थ से जो है वाटर्स को लेते हैं, वाटर और मिनरल्स को लेते हैं और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आपस में सनलाइट की उपस्थिति में बाय द क्लोरोफिल के द्वारा वो जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, वह मान लीजिए जो है वाटर और मिनरल्स जो है अर्थ से ले लिया और उसके साथ साथ एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और उसके साथ साथ वो क्या लिया, सनलाइट के प्रेजेंस में और जो है बाय द क्लोरोफिल के द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लिया। और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण तो करेगा, उसके साथ साथ वो क्या करता है, ऑक्सीजन का भी निष्कासन करता है। ठीक, तो ऑक्सीजन का निष्कासन तो करेगा ही, ठीक है। तो जितना उसको सफिशिएंट होगा
ऑक्सीजन चाहेगा उतना ले लेगा, उसके बाद वो अपना ऑक्सीजन निष्कासन कर देगा। तो उसको प्रकाश संश्लेषण क्रिया में दो लाभ हुआ, उसको तो ये पहला लाभ ये हुआ उसका भोजन तैयार हुआ, और दूसरा लाभ ये हुआ कि उसको जितना ऑक्सीजन की जरूरत थी वो मिला, और उसके बाद जो सबसे मोड में ऑक्सीजन होते हैं वह निष्कासित कर देता है, वह निकाल देता है। और परपोषी की प्रक्रिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है या कोई भी जीव होता है वो अपना भोजन खुद से नहीं बनाता, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है। ठीक, तो ये हो गया जो है प्लांट और एनिमल्स में जो डिफ्रेंशिएट, कुछ बेसिक चीज़ें थे जो मैंने आपको बताया। चलिए अब हम आपको कुछ और बेसिक चीज़ें बताते हैं। जैसे अभी आया था प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, तो वो आपको हम अभी बताते हैं ये होता है क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोशिका। तो सबसे पहले ये बताते हैं आपको कोशिका होता है क्या है। तो इसमें कई साइंटिस्ट हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की 1665 में किए थे। ठीक, और उन्होंने जो है रॉबर्ट हुक सबसे पहले 1665 में कोशिका की खोज कर दी है, लेकिन वो किस में किए थे तो उन्होंने बताया कार्क स्लाइस में, कार्क स्लाइस, जिनका शेप बताया था मधुमक्खी के छत्ते जैसी आकृति थी। फिर उसके बाद कुछ समय बाद उनके जो है 1665 में बताने के बाद कुछ समय बाद एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था एंटोनी वान लियोनहॉक। एंटोनी वान लियोनहॉक। अब लियोनहॉक ने कुछ समय बाद करीब जो है इनसे 100 साल बाद जो है जब आए तो उन्होंने बताया कि कोशिका को ये दोनों अभी पूरी तरह से बता नहीं पाए, बस ये बताया कि इनकी मतलब इसमें कोशिका होता है। तो इन्होंने जो है क्या किया कि इन्होंने जल में उसकी खोज की कोशिका, लेकिन पूरी तरह से बता नहीं पाए। फिर उसके बाद दो साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान। तो स्लाइडेन और स्वान जब आए अपना व्यू लेके तो उन्होंने पूरी तरह से बता दिया कि कोशिका होता है क्या। तो उन्होंने कोशिका को बताने के लिए 3 पोस्टुलेट दिया। सबसे पहला पोस्टुलेट उन्होंने ये दिया कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे पहला पोस्टुलेट उन्होंने ये बताया। ठीक, और दूसरा पोस्टुलेट उन्होंने ये बताया कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक इकाई होती है। और तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि पूर्ववर्ती कोशिका से पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। नई कोशिका का निर्माण होता है। तो इन्होंने ये बताया स्लाइडेन और स्वान। तो देखिए तीसरा पोस्टुलेट उन्होंने ये बताया कि पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। तो स्लाइडेन और स्वान जब ये तीनों पोस्टुलेट को बता दिए तो उनका एक नया सिद्धांत हो गया। उस सिद्धांत का नाम हो गया क्या? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में सेल थ्योरी। तो सबसे पहला पोस्टुलेट उनका ये था कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। दूसरा पोस्टुलेट उनका ये था कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। इसका मतलब ये हुआ
कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सबका संरचना अलग है और उनके कार्य करने का तरीका भी अलग है। और तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया, पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पृथ्वी पर नए सेल की ओरिजिन तभी होती है जब आपका ओल्ड सेल रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ पुराने सेल से नए सेल का निर्माण हो रहा है। तभी इसी में एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था रुडॉल्फ विर्चो। जिनका नाम था क्या? रुडॉल्फ विर्चो। तो रुडॉल्फ विर्चो ने क्या बताया, एक टर्म दिया, रुडॉल्फ विर्चो आए, एक टर्म दिया। उस टर्म का नाम था ओमनिस सेलुला ई सेलुलेटा, ओमनिस सेलुलेटा। तो जब रुडॉल्फ विर्चो अपना ये टर्म दे दिया तो उन्होंने इस टर्म का ये मतलब ये बताया कि न्यू सेल फार्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब उन्होंने ये बताया कि जो ओमनिसेलुला ई सेलुलेटा टर्म है उसका मतलब इन्होंने ये बताया कि पुराने सेल से नए सेल का निर्माण होता है। मतलब जो उनका तीसरा पास्टुलेट था तो वो तीसरा पास्टुलेट पूरी तरह से बता दिए। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। तो कोशिका को बताने के लिए ये इतने सारे साइंटिस्ट आए तब जाके क्लियर हुआ कि कोशिका क्या होता है। तो सबसे अच्छा जो पास्टुलेट माना जाता है वह जो है स्लाइडेन और स्वान का माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कोशिका का कोई भी अगर डिफिनेशन आपसे पूछता है तो आप यही बताएंगे कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, या आप बता सकते हैं कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है, या आप बता सकते हैं पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होती है। तो ये सारे कुछ बेसिक टर्म थे जो मैंने आपको बताया। ये सब चीज़ें आपके लिए जो है बेनिफिट हो सकती हैं, ठीक है। तो अब हम आपको ले चलते हैं जनन। जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है जनन के बारे में आपको बताते हैं कि जनन क्या होता है। तो ये सारे कुछ बेसिक चीज़ें थे जो आपको जानना आवश्यक था। तो कुछ टर्म और हैं, जैसे मान लीजिए आपको कभी कभी सेंटेंस में आ जाता है कि एक कोश की, बहुकोश की। तो नाम पे क्लियर है। देखिए एक कोशिका का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ऐसे जंतु जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, और बहुकोशिका का मतलब ये हुआ कि ऐसे जंतु जिनका शरीर अनेक कोशिका से मिला होता है। जैसे एग्जाम्पल एक कोशिका में ले लें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा या 9th या 10th में कि एक कोशिका, या 11th में आप लोग पढ़े होंगे कि एक कोशिका में वही जीव आते हैं जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। तो आप लोग नॉन कार्डेट्स में फाइलम पढ़ा होगा, प्रोटोजोआ पढ़ा होगा आपने, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के जितने भी एग्जाम्पल आते हैं सब आपके होते हैं क्या, एक कोशिका। जैसे मान लीजिए आपका युगलिना हो गया और पैरामीशियम हो गया, ये सब जो है आपके एक कोशिका। और बहुकोशिका में सभी जो है सभी आपके क्या होते हैं, सभी प्रोटोजोआ के छोड़कर नॉन कार्डेट्स के जितने भी संघ 9 संघ होते हैं, 9 संघ में प्रोटोजोआ के छोड़कर जितने भी आपके संघ होते हैं, जैसे पोरीफेरा, सिलेंडेटा, एस्केलमेंथिस, एनिलिडा, तो ये सब क्या होते हैं, सभी यहाँ पे कार्डेट्स हो जाएंगे, कार्डेट्स तथा नॉन कार्डेट्स के जंतु, नॉन कार्डेट्स के जंतु। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोटोजोआ को छोड़कर, एक्सेप्ट प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को छोड़कर, ठीक। तो ये सब सारे कुछ बेसिक टर्म थे जो आपको जानना आवश्यक था। तो ये सारे टर्म अभी बीच बीच में इंक्लूडेड होंगे, तो आपको वहाँ पे बताया जाएगा कि ये सब होते हैं क्या। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो चैप्टर हमें पढ़ना है जनन। तो जनन में जो है हमें दोनों चीज़ें पढ़ने हैं, जो है जीवों में जनन भी पढ़ना है हमें, और जो है पौधों में जनन पढ़ना है। तो आज के लिए जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जो है जनन क्या होता है, जनन की कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, जनन की कितने मेथड्स हो सकते हैं, प्लांट में कैसे होते हैं, एनिमल्स में कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है। तो जनन का ये सारे टॉपिक जो है जीवों में जनन, पौधों में जनन, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।